हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, 7 मेरिडियंस के होली क्लैन की वो लड़के एसिस्टर ज़ू और उनके डिसेबल्स को खाने के लिए उनके ऊपर हमला करती है, पर मास्टर यूनिटी ने बीच में आते हुए उसे पकड़ लिया था और वो एसिस्टर ज़ू और उनके डिसेबल्स के सामने बहाना बनाते हुए उस लड़की को वहाँ से ले गया था कि इस लड़की की मेंटल हालत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी बिहेव करती रहती है। लेकिन एसिस्टर ज़ू यहाँ पे उस लड़की को देखकर सारा माजरा समझ गए थे। वहीं दूसरी तरफ मास्टर यूनिटी और उसके साथी उस लड़की को देंदों की तरह खा गए थे, जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें माउंटेन एंड सीरियल के 9 मेरिडियंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंग और लीना भी एसिस्टर ज़ू को ढूंढते हुए वहाँ पे पहुंच चुके थे। और 9 मेरिडियंस में इंटर करने के बाद फैंग कहता है उस ओल्ड मैन ज़ेंग बाइशी को बेवकूफ बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान था। सिर्फ 300 स्नैक्स के अंदर ना सिर्फ उसने हमें एसिस्टर ज़ू का पता बता दिया, बल्कि उसी के साथ साथ उसने हमें माउंटेन एंड सीरियल के 9 मेरिडियंस में आने का रास्ता भी बता दिया। अगर वो ना होता तो शायद हम लोग कभी भी अपने मास्टर को नहीं ढूंढ पाते। और मास्टर ज़ेंग बाइशी तो आपको याद ही होगा, जिससे एसिस्टर ज़ू को एंशिएंट गॉड्स के बारे में पता चला था और उन्हीं एंशिएंट गॉड्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही तो एसिस्टर ज़ू माउंटेन एंड सीरियल में आए हुए थे। अगर फिर भी आपको ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाइशी याद नहीं आ रहे तो आप पिछले एपिसोड एक बार फिर से देख ले। वही फैंग और लीना वहाँ पे समय रहते कि एसिस्टर ज़ू अभी तक भी माउंटेन एंड सीरियल के 9 मेरिडियंस में ही है, इसलिए फैंग वहाँ पे चिल्लाते हुए एसिस्टर ज़ू को आवाज़ें देने लगा था, लेकिन उसे वहाँ पे सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, जो देखकर फैंग रोते हुए कहता है मास्टर से मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है, अगर हम उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पे नहीं आते तो न जाने वो कब वापस आते। और ऊपर से मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, काश एक बार मुझे वो मिल जाए, उसके बाद तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर फैंग वहाँ पे जोर से एसिस्टर ज़ू को बुलाते हुए कहने लगा था मास्टर आप कहाँ चले गए हो, आपका ये डिसेबल आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। जो देखकर लीना थोड़ा गुस्से से उससे कहती है बेवकूफ कहीं के, अपनी बकवास बंद करो, मास्टर हमें ऐसे थोड़ी मिलने वाले हैं, हमें यहाँ के लोगों से मास्टर के बारे में पूछना चाहिए। लेकिन अभी लीना वहाँ पे ये कह ही रही थी कि तभी उन दोनों को वहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन का ऑरा महसूस होता है, जो कि काफी तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। जो महसूस करके फैंग भी वहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। और ये तो फैंग की पुरानी आदत थी कि वो हर वक्त फाइट के लिए तैयार रहता था, लेकिन उनके पास आने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के साथी डिसेबल ही थे, जो कि सेम उन्हीं की तरह एसिस्टर ज़ू को ढूंढते हुए यहाँ पे आए थे, जिनमें लिंग ज़ुई, लिंगार, लिंग ज़ुई और हाउ जियान शामिल थे। और उन चारों को वहाँ पे देखकर लीना उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं कि आप चारों यहाँ पे कैसे आ गए, जिस पे लिंग ज़ुई उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि जैसे तुम लोग यहाँ पे आए हो। उस ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाइशी को बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान था, वो हमसे सिर्फ 3 स्नैक्स लेकर ही हमें यहाँ पे भेजने के लिए रेडी हो गया। और अभी वो लोग वहाँ पे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे कुछ डीमन पपेट्स भी आ जाते हैं। वही लिंग ज़ुई लीना के पास आते हुए उससे कहते हैं तुम दोनों को क्या लगा था कि तुम दोनों हम सभी को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे, तुम दोनों जो ओल्ड मास्टर ज़ेंग बाइशी से छुप के मीटिंग्स कर रहे थे, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था। और जब तुम दोनों क्लैन से बहाना बना कर निकले थे तभी मैं समझ गई थी कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए हम चारों भी तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक चले आए। लिंग ज़ुई की ये बात सुनकर लीना वहाँ पे थोड़ा हड़बड़ाते हुए उससे कहती है ये मेरा प्लान नहीं था, ये इस बेवकूफ फैंग का प्लान था। जिस पे लिंग ज़ुई लीना को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि घबराओ मत, तुमने जो भी किया सही किया, वरना एसिस्टर ज़ू के सभी डिसेबल्स यहाँ पे चलने के लिए कहते। वहीं तब तक 9 मेरिडियंस के वो डीमन पपेट्स उनके काफी करीब पहुंच चुके थे और अचानक उनमें से एक डीमन पपेट ने तो आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उनके ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन हाउ जियान ने वहाँ पे टाइम रहते ही उसके अटैक को रोकते हुए अपनी पावर का यूज करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था। और हाउ जियान ने इतनी ताकत से उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंका था कि वो एक स्टोन को तोड़ता हुआ सीधा उसके अंदर ही घुस गया था। वहीं अपने ऊपर हुए अचानक उस हमले को देखकर लीना थोड़ा गुस्से से कहती है ये जो भी था कितना ज्यादा घटिया इंसान था, भला कोई रात में इस तरह से छुप के भी अटैक करता है, खामखा इसने मुझे यहाँ पे डरा दिया। पर तभी वहाँ पे कोई डीमन पपेट काफी तेजी से उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर फैंग ने अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए खुद आगे बढ़कर उस डीमन पपेट के ऊपर हमला कर दिया था और मार के उस डीमन पपेट की हालत ही खराब कर दी थी। और आखिर में उस डीमन पपेट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ गिरा दिया था। लेकिन वो डीमन पपेट गिरने के बाद दोबारा वहाँ पे उठ गया था और उसी के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी डीमन पपेट्स ने फैंग को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर फैंग भी थोड़ा चौंकते हुए कहता है ये लोग तो मुझे कोई मोटो कल्टिवेटर्स नहीं लग रहे, बल्कि ये लोग तो ऐसे फाइट कर रहे हैं जैसे ये लोग इंसान ना होकर कोई मोस्टर्स हो। और ये कहकर फैंग दोबारा वहाँ पे अपने स्पीयर को आगे लेकर उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे एक बार फिर से काफी सारे डीमन पपेट्स को मारते हुए उन्हें वहाँ पे नीचे गिरा दिया था। लेकिन फैंग वहाँ पे जितने ज्यादा डीमन पपेट्स को मार रहा था, एक तो वहाँ पे तादाद में दुगने डीमन पपेट्स आए जा रहे थे और ऊपर से जो मर रहे थे वो भी वहाँ पे दोबारा जिंदा हुए जा रहे थे। वहीं बाकी सभी को भी अब वहाँ पे डीमन पपेट्स ने चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर लिंग ज़ुई कहते हैं कि मुझे तो लगता है ये सभी मोटो कल्टिवेटर्स पागल हो गए हैं, जो ये लोग बिना कुछ बोले पागलों की तरह हमारे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और ये कहकर वो सभी भी वहाँ पे डीमन पपेट्स को मारने के लिए आगे बढ़ गए थे और वहाँ पे बहुत ही तेजी से उन डीमन पपेट्स का खात्मा करने लगे थे। पर तभी अचानक लिंग ज़ुई को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए अचानक वो वहाँ पे एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए उस सभी डीमन पपेट्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म कर देती है। लेकिन वो सभी डीमन पपेट्स मरने के बाद दोबारा वहाँ पे जिंदा हुए जा रहे थे, जो देखकर अब वो सभी भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो गए थे। और लीना वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहती है कि आखिर ये सभी लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हुए जा रहे हैं, मुझे तो लगता है ये लोग जिंदा हैं ही नहीं बल्कि ये ऑलरेडी मर चुके हैं। और तभी उन डीमन पपेट्स ने वहाँ पे एक बार फिर से उन लोगों को चारों तरफ से घेरते हुए उनके ऊपर हमला कर दिया था, जो देखकर उन सभी ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर हमला करके उन्हें वहाँ पे पीछे की तरफ गिरा दिया था। पर वो डीमन पपेट्स वहाँ पे एक बार फिर से खड़े होकर उनके ऊपर
हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हमें वहाँ पे मिस चू की आवाज सुनाई देती है, जो कि खास स्पेल को बोलते हुए उन सभी डीमन पपेट्स को वहीं पे रुकने के लिए कहती है। और मिस चू की आवाज सुनकर वो सभी डीमन पपेट्स भी वहीं पे रुक गए थे, जैसे कि वो सभी लोग कोई स्टैचूज हो। वहीं मिस चू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन सभी डीमन पपेट्स से कहती है, तुम सभी लोग काफी देर से जगे हुए हो और अब तुम लोगों को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, इसलिए तुम सभी लोग यहीं पे सो जाओ। और मिस चू के ऐसा कहते वो सभी के सभी डीमन पपेट्स वहीं पे सो गए थे। ये मिस चू का हिप्नोटाइजिंग मेथड था, जिसकी मदद से कभी वो 9 मरीडेस के लोगों को लूटा करती थी। वहीं ये देखकर हाउजियन हैरान होते हुए कहता है, ये सभी लोग तो सिर्फ एक स्पेल में ही सो गए, मुझे तो ये कोई लेजेंडरी सेंट लेवल की स्किल लग रही है। इसका मतलब है कि इस स्किल को यूज करने वाला पर्सन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। इसलिए हाउजियन वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट से बोलते हुए कहता है, ग्रेट मास्टर, हम नहीं जानते कि आप कौन है, प्लीज सामने आकर हमें अपना चेहरा दिखाइए। और हाउजियन कैसा कहती वहाँ पे मिस चू की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए कहती है कि शुक्र है मैंने यहाँ पे टाइम पे आकर इन्हें पकड़ लिया। इन सभी का कॉन्शियसनेस माइंड अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए मेरी हिप्नोटाइजिंग स्किल इनके ऊपर काम कर गई। अब ये लोग आराम से अगले 6 महीने तक या 1 साल के लिए सोते ही रहेंगे। वही हाउजियन वहाँ पे मिस चू को बहुत ही गौर से देख रहा था, और वो मिस चू को देखकर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस इतनी यंग लड़की के पास एक लेजेंडरी सेंट लेवल की स्किल है। और तभी मिस चू वहाँ पे उन सभी से सवाल करते हुए पूछती है, आप सभी लोग कहाँ से आए हो? क्या आप सभी लोग 7 मरीडियंस से आए हो? इस पे वहाँ पे उनमें से कोई उसे जवाब दे पाता उससे पहले ही वो खुद ही कहती है, छोड़ो तुम लोग जहाँ से भी आए हो मुझे उससे क्या, पर तुम सभी लोग बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम सभी की मुलाकात आज मेरे साथ हो गई। और ये कहकर वो वहाँ पे एक टेक्निक बुक को बाहर निकालते हुए कहती है, ये हमारे क्लैन की एंशिएंट टेक्निक्स वाली बुक है, जिसके अंदर काफी अमेजिंग और कमाल की टेक्निक्स लिखी हुई है। इस एक एंशिएंट बुक की कीमत 10,000 स्पेयर स्टोन्स है, और यकीन मानो इतनी कम कीमत में तुम लोगों को ऐसा कुछ कहीं से भी नहीं मिलेगा। वहीं वो सभी लोग तो वहाँ पे मिस चू की बातें सुनकर ही हैरान हुए जा रहे थे कि आखिर ये लड़की यहाँ पे कर क्या रही है, ये तो यहाँ पे अपना बिजनेस ही खोल के बैठ गई है। और ऊपर से फैंग वहाँ पे उस एंशिएंट बुक को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है, मुझे ये बुक चाहिए, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। फैंग की ये बात सुनकर मिस चू वहाँ पे एक ड्रैगन पोर्ट को भी बाहर निकालते हुए कहती है कि ये ड्रैगन पोर्ट भी कम नहीं है, इसके ऊपर जो ये एंशिएंट पैटर्न्स बने हुए हैं, कहा जाता है कि इन्हें एंशिएंट इमोर्टल्स ने बनाया था। वैसे तो इसकी कीमत 10,000 स्पिरिट स्टोन्स है, लेकिन आप लोगों को मैं ये 9,80,000 स्पिरिट स्टोन्स में भी देने के लिए तैयार हूँ। जो देखकर फैंग वहाँ पे एक बार फिर से एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ मुझे ये भी चाहिए। फैंग की ये बात सुनकर लीना उससे वहाँ पे गुस्से से घूरने लगती है, और तभी रिंदुई वहाँ पे सीरियस होते हुए मिस चू से कहती है, नहीं हमें इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या तुम हम लोगों को बता सकते हो कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, और आखिर ये लोग हमारे ऊपर इस तरह से अचानक अटैक क्यों कर रहे थे, और ऊपर से मरने के बाद भी ये लोग दोबारा जिंदा कैसे हुए जा रहे थे, आखिर इन इमोर्टल कल्टीवेटर्स के साथ ऐसा क्या हो गया जो इनकी ऐसी हालत हो गई। जिस पे मिस चू साफ झूठ बोलते हुए उनसे कहते हैं कि इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, हाल ही में यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हो सकता है गर्मी की वजह से इन सभी लोगों की ऐसी हालत हो गई हो। मेरे पास भी इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, मैं हमेशा इसी तरह से अपनी स्किल का यूज करते हुए इन लोगों को सलाह देती हूँ, जिसके बाद ये सभी लोग अगले 1 साल तक किसी को भी परेशान नहीं करते, और ऊपर से यहाँ पे इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस पे बहुत ज्यादा घाटे में चल रहा है। और ये कहकर वो परेशान होकर वहाँ से जाते हुए कहती है, पता नहीं मेरे बिजनेस का क्या होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तो मुझे अपने इस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। और ये सब कहते हुए मिस चू अभी वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी फैंग उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुको रुको, और उसे रोककर वहाँ पे उसके पास जाते हुए उससे पूछता है, क्या तुमने यहाँ पे कहीं हमारे मास्टर ज़ू को देखा है? मास्टर ज़ू का नाम सुनकर मिस चू उससे पूछती है, कहीं तुम उसी पावरफुल पर्सन के बारे में तो बात नहीं कर रहे जो कि एक चुटकी बजाकर किसी को भी खत्म कर सकता है? इस पे फैंग खुशी से हाँ मैं अपना सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मास्टर ज़ू को देखते हैं जो कि 7 मरीडियंस में आखिर क्या चल रहा है इसके बारे में पता लगाने के लिए अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रहे थे। और इसमें जो एक बहुत ही अजीब जगह पे आ गए थे जो कि देखने से उसे एंशिएंट डेविल गॉड का स्टे हाउस लग रहा था, और ये वही एंशिएंट डेविल गॉड था जिसकी वजह से माउंटेन एंड सीरियलम के सभी मरीडियंस की ऐसी हालत थी। उस एंशिएंट डेविल गॉड को भी मास्टर ज़ू के माउंटेन एंड सीरियलम में आने की खबर हो गई थी, इसलिए उसने जानबूझकर मास्टर ज़ू को वहाँ पे आने दिया था। और जब मास्टर ज़ू वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे चारों तरफ ब्लडी किलिंग और फैला हुआ था, और ऊपर से मास्टर ज़ू को वहाँ पे अजीब भाषा में कोई म्यूजिक भी सुनाई दे रहा था। और जब मास्टर ज़ू वहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उस ब्लडी और के बीच में परछाई दिखाई देती है, जिसे देखते हुए मास्टर ज़ू कहते हैं, ओ तो तुम यहाँ पे छुपे हुए हो। और मास्टर ज़ू कैसे कहते हैं वहाँ पे मुझे कुछ अजीब से लोग जो कि अपने डेविल गॉड की पूजा कर रहे थे, उन सभी की नजर वहाँ पे मास्टर ज़ू के ऊपर पड़ती है, और उस परछाई से आवाज आती है जो वहाँ पे हंसते हुए कह रही थी, शायद आज हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। उस परछाई की ये बात सुनकर मास्टर ज़ू भी वहाँ पे एक स्माइल करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर एक बार फिर से उस परछाई से आवाज आती है जो मास्टर ज़ू से कह रही थी, तुम देखने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे हो और तुम्हें खाने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जब हम लोग तुम्हें खा रहे होंगे तब तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। लेकिन मास्टर ज़ू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, और वो वहाँ पे बहुत ही गौर से उसी जगह की तरफ देखने लगे थे जहाँ से वो आवाज आ रही थी, जो देखकर एक बार फिर से उस परछाई से आवाज आती है जो मास्टर ज़ू से कह रही थी, जैसे तुम इतनी गौर से देख रहे हो ये इटर्नल यूनिवर्स है, या इसे इस वर्ड का ओरिजिन भी कह सकते हो, क्योंकि इस वर्ड में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड की वजह से ही होता है। अगर मैं ना चाहूँ तो इस वर्ड का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन तुम बाकी सभी से बहुत ज्यादा अलग हो। मैंने बहुत बार कोशिश की तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करने की, लेकिन तुम हर बार मेरे चुंगल से बच गए, और यही बात मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा पसंद
आ रही है, क्योंकि तुम्हारे जैसे पर्सन को खाने का मजा ही अलग होगा और तुम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो जैसे मैं खुद खाने वाला हूँ। अब बताओ, ये हेल्थ को खाने की बात कर रहा है। जो देखकर सिस्टर जू भी वहाँ पे अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए कॉल टून में कहते हैं, तो तुम मेरे सामने घोस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि जो मेरे सामने खुद को पावरफुल दिखाने की हिम्मत करता है, मैं उसका नामो निशान ही मिटा देता हूँ। और ये क्या करे सिस्टर जू वहाँ पे अपनी डिवाइन गोल्डन एनर्जी की बजाय व्हाइट एनर्जी का यूज करते हुए उस परछाई के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देते हैं। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही सिस्टर जू की सोल कॉन्शियसनेस वापस उनकी बॉडी में आ गई थी और उन्होंने वहाँ पे अपनी आंखें भी खोल ली थी। जो देखकर निंग्यू सिस्टर जू की चाय का कप भरते हुए कहती है, सिस्टर फाइनली आप जाग ही गए। और ये कहकर वो वहाँ पे सिस्टर जू को चाय का कप देते हुए कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। मैं मार्केट में उसी लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई हुई थी, लेकिन वहाँ पे हर एक पर्सन का बस यही कहना था कि पिछले काफी लंबे अरसे से उस लड़की की मेंटल हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो सभी को देखकर ऐसे ही बिहेव करती थी। पर मुझे तो लगता है कि वो सभी लोग झूठ बोल रहे थे। जिसपे सिस्टर जू अपनी चाय पीते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, ये सब उसकी मेंटल हालत की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि उस लड़की की बॉडी के अंदर कोई और भी था, जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही थी। सिस्टर जू की ये बात सुनकर निंग्यू थोड़ा चौंकते हुए कहती है, तो आपके कहने का मतलब है कि उस लड़की की बॉडी के अंदर दो सोल्स थी? पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पे बन्नी करो की एंट्री होती है, जो कि निंग्यू की तरह मार्केट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया हुआ था, पर वापसी पे वो अपने खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज भी ले आया था। जो देखकर निंग्यू उससे पूछते हैं, ये तुम क्या खा रहे हो? जिसपे बन्नी करो उस पेस्ट्री को खाते हुए थोड़ा गुस्से से कहता है, मैं जब उस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब मुझे ये पेस्ट्रीज मिली, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने खाने के लिए अपने साथ ले आया। और ये कहकर बन्नी करो वहाँ पे मजे से उन पेस्ट्रीज को खाने लगा था। जो देखकर निंग्यू उसे वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं कि रुको, इसे मत खाओ। जो सुनकर बन्नी करो गुस्से से निंग्यू से कहता है, क्यों, क्या ये तुम्हें भी चाहिए? लेकिन सॉरी, ये आखिरी थी, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं देने वाला। और ये कहकर बन्नी करो ने वहाँ पे उस आखिरी वाली पेस्ट्री को भी खाना स्टार्ट कर दिया था। जो देखकर निंग्यू उससे कहती है कि यहाँ के खाने में कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। और ये कहकर जैसे ही निंग्यू वहाँ पे बन्नी करो को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तो बन्नी करो को भी वहाँ पे अचानक 7 मरीडेस के बाकी लोगों की तरह दौरे पड़ने लगे थे। और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से से चलाते हुए निंग्यू से कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने तुम्हें कहा ना, ये मेरे पास आखिरी पेस्ट्री है और इसे मैं खुद खाना चाहता हूँ। और ऐसा टजू जो ये सब वहाँ पे काफी गौर से देख रहे थे, वो अचानक ही वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए बन्नी करो को ठीक कर देते हैं। और जैसे ही बन्नी करो वहाँ पे होश में आता है तो वो खुद ही चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये सब मैं क्या कर रहा था? और ये कहते हुए बन्नी करो ने उस पेस्ट्री को भी वहाँ पे नीचे फेंक दिया था। जो देखकर टजू वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस पेस्ट्री को अपने पास बुलाते हैं। जो देखकर निंग्यू और बन्नी करो दोनों हैरान होते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब है कि इस पेस्ट्री के अंदर जो मीट है वो किसी जिंदा इंसान का है। जिसपे टजू कोल्टून में कहते हैं कि ये मीट यूनटियन की पुरानी बीवी का है। ऐसे टजू की ये बात सुनकर तो बेचारे बन्नी करो की हालत ही वहाँ पे खराब हो गई थी और वो उसी वक्त बाहर जाते हुए वहाँ पे उल्टियाँ करने लगा था। वही ऐसा टजू अपनी पावर का यूज करते हुए उस पेस्ट्री को वहाँ पे खत्म कर देते हैं। तो अब आपको यहाँ पे स्टोरी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होगी, तो मैं आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझा देता हूँ। असल में 7 मरीडेस के लोगों की ऐसी हालत इस वजह से है क्योंकि उन सभी को एक दूसरे को खाने की आदत पड़ गई है और ऊपर से वो जिस भी पर्सन का गोश्त खाते हैं उस पर्सन की सोल उसकी बॉडी के अंदर भी आ जाती है। यानी यहाँ पे हर एक पर्सन की बॉडी के अंदर अलग अलग सोल्स मौजूद है। मुझे उम्मीद है अब आपको सारी बात समझ आ गई होगी। और ऊपर से ये सब एंशिएंट डेविल गॉड करवा रहा है खुद को ताकतवर बनाने के लिए, क्योंकि 10,000 साल पहले हुई फाइट में वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। मुझे उम्मीद है अब आप सभी को ये स्टोरी समझ आ गई होगी। खैर उसके बाद में टजू वाले गेस्ट हाउस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लेडी मोस्टर जिसका नाम मौसीकी था वो वहाँ पे उस जगह को काफी गौर से देखते हुए कह रही थी, न जाने ये जगह मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इस जगह से मेरा कोई बहुत ही ज्यादा पुराना नाता है। वही मौसीकी का बेटा यूनियन वहाँ पे अलग अलग चीजों के साथ खेलते हुए मजे कर रहा था, क्योंकि उस बेचारे का बचपन तो पूरा मुसीबतों में गुजरा था, इसलिए वो वहाँ पे नई और अलग अलग चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और तभी यूनियन वहाँ पे एक छोटी सी पेट का पीछे करते हुए वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगा था। और जैसे ही वो वहाँ पे उस पेट को पकड़ता है तो वो पेट उसे काट कर भाग गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे यूनियन का खून बहने लगा था। जो देखकर मौसीकी अपने बेटे के पास जाते हुए उससे कहती है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन इसी बीच वहाँ पे मास्टर यूनियन की एंट्री होती है, जो कि मौसीकी के पास जाते हुए पीछे से ही कहता है, मेरी लेडी फाइनली तुम वापस आ ही गई, मैंने तुम्हें इन बीते सालों में बहुत ज्यादा मिस किया है। उस आवाज को सुनकर मौसीकी भी वहाँ पे खुश होती हुई कहती है, मेरे हस्बैंड, इसका मतलब है तुम उस दिन बच गए थे। लेकिन जब मौसीकी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसके सामने मास्टर यूनियन खड़ा था और ये देखकर मौसीकी को वहाँ पे एक झटका लगता है। जो देखकर यूनियन उससे कहता है, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? ये मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड, जैसे तुम चेंज हो गई हो। उस हादसे के बाद इसी तरह से मैं भी चेंज हो गया था, हम दोनों को मिले हुए कितने साल गुजर गए और मैं समझ सकता हूँ कि तुमने इन बीते सालों में कितनी ज्यादा मुसीबतें सही होगी। लेकिन बेचारी मौसीकी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा ये पर्सन वाकई उसका हस्बैंड है। वही यूनियन भी उसे देखकर गुस्से से घुराने लगा था, लेकिन मास्टर यूनियन उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई और ये क्या ये हमारा बच्चा है? प्लीज मुझे भी अपने बच्चे को प्यार करने दो, मैं पिछले न जाने कितने सालों से इसके लिए तड़प रहा था। वह यूनियन के हाथ से निकल रहे खून को देखकर यूनियन के अंदर का मोस्टर भी जागने लगा था, इसलिए वो यूनियन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे इसे हक करने दो, पर मौसीकी ने उसे वहाँ पे रोकते हुए पीछे की तरफ धकेल दिया था। लेकिन अब तो वहाँ पे मास्टर यूनियन को यूनियन के अंदर अपना खाना दिखाई दे रहा था, इसलिए वो वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह बार बार
साथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर मुशिकी उसे वहाँ पे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, नहीं तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते। और ये कहकर मुशिकी ने उसे अपने बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पे अपने बच्चे को हक कर लिया था, जो देखकर यूनजियान वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम आखिर अपने हस्बैंड की नाफरमानी क्यों कर रही हो? तुम जानते भी हो कि इसका क्या अंजाम होगा। मुझे दूसरा रास्ता अपनाने पर मजबूर मत करो और चुपचाप अपने बच्चे को मेरे हवाले कर दो। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।